गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज का टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चैप्टर नंबर 9 है हमारा इंडियन इकोनॉमिक की बुक का। तो इस बुक में से हम ये टॉपिक रीड करेंगे आज सारा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें बुक से ही समझ में आने वाले हैं। तो इस टॉपिक को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके बेटे, सो पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या रीड करने वाले हैं। एक तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या है एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट का मीनिंग देखेंगे क्या होता है, उसके फंक्शंस हम देखेंगे, रोल देखेंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या चेकआउट करेंगे कि इंडिया के अंदर एनवायरनमेंट कैसा है। थर्ड इसका सेक्शन हम देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज जो है हमें करनी पड़ती है, गवर्नमेंट ने करी है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके। तो ये 3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा एनवायरनमेंट डेफिनेशन और फंक्शंस। क्या होता है एनवायरनमेंट का मतलब? एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि टोटल जो हमारे प्लैनेट हैं, जो हमें विरासत में मिले हुए हैं, इनहेरिटेंस जो हैं उसको हम लेते हैं और साथ में हम टोटलिंग करते हैं जितने भी बाकी रिसोर्सेज हमें मिले हुए हैं। अगर हम सबको मिलाते हैं तो वो बन जाता है एनवायरनमेंट। क्लियर? इट इंक्लूड्स ऑल द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर। तो इसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हम रीड करने वाले हैं। क्या होता है बायोटिक फैक्टर्स? इसके अंदर हम लेते हैं लिविंग एलिमेंट्स। लिविंग एलिमेंट्स जैसे कि हम बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, फिशरीज एक्सेट्रा, ये सारे क्या है बायोटिक फैक्टर्स हम इसको कहते हैं, या बायोटिक एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। और साथ में एबायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं? दीज फैक्टर्स विच इंक्लूड्स नॉन लिविंग एलिमेंट्स। तो नॉन लिविंग एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं बेटे? जैसे कि हम बोल सकते हैं हवा, पानी, एयर, वाटर, लैंड, रॉक्स, सनलाइट। ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या है हमारे एबायोटिक एलिमेंट्स काउंट किए जाते हैं एनवायरनमेंट के। सो एनवायरनमेंट के अंदर अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें इंक्लूड होते हैं, तो आप बोलोगे बायोटिक एलिमेंट्स एंड एबायोटिक एलिमेंट्स। ठीक है, ये दोनों तरह के एलिमेंट्स जो है इसमें हमें मिलते हैं। राइट? इसके अलावा मीनिंग के अलावा नेक्स्ट था हमारा टॉपिक फंक्शंस ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या है वो हमने देख लिया। एनवायरनमेंट परफॉर्म्स 4 वाइटल फंक्शंस। तो 4 तरह के इसके फंक्शंस है बेटे। पहला फंक्शन क्या है? इट सप्लाई रिसोर्सेज। एक तो एनवायरनमेंट से हमें बहुत तरह से रिसोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, कैसे कैसे रिसोर्सेज मिलते हैं? कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं और कुछ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं जो कि एनवायरनमेंट से ही हमें मिलते हैं। रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज होते हैं विच कैन बी यूज्ड विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज बिकमिंग डिप्लीटेड और एग्जॉस्टिंग। तो रिन्यूएबल ऐसी चीजें हैं, ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि हमें एनवायरनमेंट से मिलती हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि रिसोर्सेज हमारे क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाए। रिसोर्सेज डिप्लीटेड नहीं होते हैं, यानी कि वो रिमूव नहीं होते हैं, खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, उनको क्या किया जा सकता है? रिन्यू किया जा सकता है। दैट आर कॉल्ड द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और दैट इज कॉन्टिन्यूस सप्लाई। तो इस तरह के जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो खत्म नहीं होते, उल्टा उनकी इसी तरह से सर्कल चलता है और उनकी सप्लाई जो है वो रिमेन, मतलब हमेशा अवेलेबल रहती है हमारे पास। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को देखते हैं। हम बात कर लेते हैं ट्रीज। तो ट्री इन द फॉरेस्ट, अगर जंगल में ट्रीज को हम काटते हैं तो वो फिर से पैदा होना शुरू हो जाते हैं, फिर से उगने शुरू हो जाते हैं ट्रीज। इस तरह से फिशेज, तो फिशेस को अगर हम ओशन में छोड़ दें तो बहुत सारी और मछलियां जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिसको हम यूज करने के लिए निकालते हैं, लेकिन उसी से हमें और वैरायटी भी मिल जाती है। नॉन रिन्यूएबल, जैसे इसके नेम से पता चलते हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि अगर उसको यूज करते हैं तो वो खत्म हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड आर दोज विच गेट एग्जॉस्टेड, जो कि एग्जॉस्ट हो सकते हैं, खत्म हो जाते हैं विद एक्सट्रैक्शंस एंड यूज। एक्सट्रैक्शंस मीन्स मतलब कि हम उसको या तो रिमूव कर दें, ठीक है, यहां से अगर खत्म ही कर दें तो वो दोबारा जो है रिन्यू नहीं हो सकते। वो अगर एक बार एक्सट्रैक्शन कर दिए जाएंगे, रिमूव कर दिए जाएंगे, तो वो टोटली एग्जॉस्ट ही हो जाएंगे। या फिर हम उसको अगर ज्यादा यूज में लेके आते हैं, जब उसको यूज कर लिया तो वो खत्म हो जाते हैं। दोज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल जो है वो इसी का एग्जाम्पल है, उसको इस्तेमाल करें तो वो खत्म हो जाएगा, रिन्यूएबल नहीं होता। थर्ड हमारा इसका फंक्शन क्या है? इट असेमिलेट वेस्ट।
क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, एनवायरनमेंट के अंदर एक पावर होती है कि वो एब्जॉर्ब कर लेती है वेस्ट को। जितने भी हम जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर बहुत सारा वेस्ट होता है, तो उसको एब्जॉर्ब करने की पावर किसके पास होती है, एनवायरनमेंट के पास होती है। ये इसका तीसरा फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है। पहला फंक्शन हमने पढ़ा है कि दो तरह से रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो इकोनॉमी के अंदर हमें बेनिफिट देते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। सेकेंड हमारा फंक्शन क्या है कि ये कुछ वेस्ट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तीसरा क्या है, इट सस्टेन लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक एंड द बायोडाइवर्सिटी। ये हमें कुछ स्पेशल लाइफ जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जीने के लिए हमें कुछ ना कुछ वजह देते हैं जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, ठीक है। वो चीजें हमें प्रोवाइड हो जाती हैं एनवायरनमेंट से, जैसे कि हवा, पानी, सन, लाइट, सॉइल, वाटर। तो ये सारी चीजें क्या हैं जो कि हमें सस्टेन अपनी लाइफ के लिए जरूरी है। इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, सो द बेसिक नेसेसिटी आर द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो वही चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, हमारे एनवायरनमेंट से हमें मिल जाते हैं। तो इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी का मतलब कि जो अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स की हमें ऑर्गेनिक्स मिल जाती हैं चीजें, या फिर डिफरेंट तरह की हमें प्लांट्स जो है वो मिलते हैं, हमें वेजिटेबल्स प्रोवाइड होते हैं। वो सारा क्या है, वो हमारा नेचुरल है। तो नेचुरल वे से हमें जो है लाइफ की नेसेसिटी है ना, हमारे पास ऑर्गेनिक प्लांट्स जो भी हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स मिलते हैं, तो वो ऑर्गेनिक है। जो भी हमें मिलता है वो सारा डाइवर्सिटी के अंदर आता है, बायोडाइवर्सिटी जो हमें मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से जेनेटिक यानी कि जो भी स्पीशीज है हमें प्रोवाइड हो जाती हैं अपनी लाइफ के अंदर, हमें मिलते हैं, उसका भी कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। तो उसी तरह से वो सारी चीजें क्या है, हमारी लाइफ में जो आने वाली चीजें वो हमें एनवायरनमेंट से मिलती हैं। नेक्स्ट फंक्शन है, इट ऑल्सो प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज। ये हमें कहीं ना कहीं एस्थेटिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्थेटिक? एस्थेटिक सर्विसेज मीन्स कि इसके अंदर आता है कि हम कंसर्न विद नेचुरल आइटम्स, कंसर्न विद एटमॉस्फेयर, रेनफॉल, और इसके अलावा हमारे किसके साथ रिलेटेड होती है, वाटर बॉडीज के साथ, फॉरेस्ट, लैंड। ये सारे जो पॉइंट है वो एस्थेटिक सर्विसेज है, यानी कि जो कि हमें क्या प्रोवाइड करती है, सीनरीज प्रोवाइड हो जाती है, वहां से हमें कुछ ऐसा सीन देखने को मिलते हैं। दिस इज द कंसर्न विद ब्यूटी। तो एस्थेटिक का मतलब ये होता है कि जो ब्यूटी से जुड़ा हुआ पॉइंट, इस तरह की सर्विसेज हमें मिलती हैं। तो वो भी कहाँ से मिलती है, एनवायरनमेंट से। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आती है। रेनफॉल भी हमारी एज अ ब्यूटी हमें दिखता है, कई बार सीनरीज हमें रेनबोज दिखते हैं, वो सारा कहाँ से दिखता है, हमें एनवायरनमेंट के थ्रू। तो ये 4 पॉइंट्स है, ये जो कि मेन फंक्शंस हम बोलते हैं एनवायरनमेंट के। सो एनवायरनमेंट क्या करता है, ये इस तरह के फंक्शंस हमें प्रोवाइड करता है बिना किसी इंटरप्शंस के, कोई रुकावट नहीं होती, और लंबे टाइम से हमें इस चीज की जैसे हम डिमांड करते हैं वैसे हमें ये एनवायरनमेंट से मिल जाता है। और साथ में कैरिंग कैपेसिटी के साथ हमें मिलता है। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, इसके अंदर हम इसको रीड करते हैं, क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज जो होते हैं, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन इज नॉट अबव द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्स। हमने बोला कि एनवायरनमेंट लंबे टाइम से हमें हेल्पफुल हो रहा है और लंबे टाइम से हम उसकी डिमांड करते आ रहे हैं, और विदाउट केयरिंग कैपेसिटी वो हमें उसका जो फंक्शन है, जो उसका रोल है, वो हमें प्रोवाइड कर रहा है, राइट। ये हमने देखा अभी। वो किस तरह से केयरिंग कैपेसिटी का मतलब हम ये यहाँ पे देखते हैं कि जो रिसोर्सेज है उसको हम एक्सट्रैक्शन, उसका यूज जो हम कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन मतलब यूज, वो ज्यादा नहीं है, इज नॉट अबव द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्स। जब हमारे रिसोर्सेज हैं वो रीजनरेट ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे रीजनरेशन की रेशियो ज्यादा है, और जो हम उसका यूज कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, वो कम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हम अपने रिसोर्सेज को सही तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें उसको कैरी करने की कैपेसिटी आती है। यानी कि कैरिंग कैपेसिटी के साथ हम उसको ओवर यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को हम पोल्यूटेड नहीं कर रहे हैं, हमें कैरिंग कैपेसिटी के साथ उसको इस्तेमाल कर रहे हैं सही तरीके से, जैसे एनवायरनमेंट हमें देना चाहता है उस तरीके से ही हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, कैरिंग कैपेसिटी को हम कैसे लेते हैं, एक तो ये पॉइंट हो गया, एंड द वेस्ट जनरेटेड आर विद इन द एसिमिलेटिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। जितना भी हमारा वेस्ट जनरेट होता है, चाहे हम एग्रीकल्चर में कोई वेस्ट है या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा वेस्ट है या अदर किसी फील्ड से हमें कोई वेस्ट मिलता है, तो वो वेस्ट जो है विद इन द एसिमिलेटिंग कैपेसिटी, वो हम एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी के साथ जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, खत्म कर लेते हैं। एनवायरनमेंट के अंदर इतनी पावर है, कैपेसिटी है कि वो उस जो वेस्ट है उसको क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि तभी हम एनवायरनमेंट को खराब नहीं होने देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द केयरिंग कैपेसिटी।
तो कैरिंग कैपेसिटी के साथ हम उसको क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को यूटिलाइज करते हैं, राइट। When this is not so, अगर हम इस तरीके से नहीं करेंगे, the environment fail to perform the third and vital function of the life sustain। तो हमने तीसरा फंक्शन क्या किया था कि इट्स सस्टेन आवर लाइफ, कि हमारे लाइफ को चलाने के लिए जो नेसेसरी चीजें होती हैं, नेसेसिटीज है, वो भी हमें इन्वायरमेंट देता है। तो अगर हम उसको संभाल के नहीं रखेंगे तो ये सस्टेनेबल का जो कॉन्सेप्ट हमने किया था कि ये फंक्शन हमें करता है, तो वो फंक्शन करना बंद कर देगा, यानी कि हमारी लाइफ के लिए अच्छा साबित नहीं होगा इस तरह का एनवायरनमेंट अगर हम रॉन्ग वे से उसको यूज करेंगे। और इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि एनवायरनमेंट क्राइसिस जो है वो क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये सिचुएशन जो क्रिएट होगी, दिस इज द सिचुएशन टुडे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो फिर ये जो सिचुएशन है एनवायरनमेंट क्राइसिस की, वो पूरी दुनिया भर में सिचुएशन क्रिएट है, वो देखने को मिलती है। द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। अब इसके रीजन क्या है, इस तरह की क्राइसिस हमें देखने को मिलती है। एक तो पॉपुलेशन ज्यादा है डेवलपिंग कंट्रीज की, और सेकेंडली and the affluent consumption and production standard of the development world have placed a huge stress on the environment in terms of its first two function। मीन्स कि जो हमारा प्रोडक्शन है, कंजम्पशन हम ज्यादा कर रहे हैं, एफिलेंट कंजम्पशन मतलब ज्यादा हम कंजम्पशन कर रहे हैं, और उसी के लिए हमें प्रोडक्शन भी ज्यादा करना पड़ता है। तो ये जो हमारा पूरे डेवलपमेंट हो रही है, प्रोडक्शन को ज्यादा हमने करना है, पूरे दुनिया में ये चीज हो रही है, ठीक है। और इसी तरह से ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है हमारे एनवायरमेंट के ऊपर इन टर्म्स ऑफ इट्स फर्स्ट टू फंक्शन। जो पहले टू फंक्शंस हमने रेड किए हैं, उसकी वजह से जो है एनवायरमेंट के ऊपर पूरा स्ट्रेस पड़ रहा है। कौन से दो फंक्शंस हमने किए थे, एक तो पहला कि ये हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है और उसको हम ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं उन रिसोर्सेज को। क्यों, हमने अपनी कंट्री को डेवलप करना है, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो रहा है, हमने बढ़ाना है प्रोडक्शन, रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं। एक तो वो फंक्शन जो है हमारा ज्यादा स्ट्रेस में आ रहा है। दूसरा, एनवायरनमेंट हमें क्या करता है, एसिमिलेट वेस्ट। अब जब हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे तो उससे जो वेस्ट क्रिएट होता है उसको हम कहीं ना कहीं उसको एब्जॉर्व करने की बारी आती है, तो उससे भी हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर काफी स्ट्रेस क्रिएट होता है कि जो वेस्ट है उसको किस तरह से एब्जॉर्व किया जाए, राइट। सो मैनी रिसोर्सेज हैव बिकम एक्सटिंक्ट, और इस तरह से बहुत सारे रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं, इवन कि वेस्ट हो जाते हैं। जनरेटेड आर बियॉन्ड द एब्जॉर्बिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो कम है, उससे भी कहीं ज्यादा हमारे वेस्ट है, कहीं ज्यादा हम उसको एक्सटेंड हो रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज जो है वो ज्यादा यूटिलाइज हो रही हैं, उनकी कमी पड़ रही है, और ऑब्जॉर्व करने के लिए हमारे पास कैपेसिटी नहीं है एनवायरनमेंट के अंदर। सो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्व डिग्रेडेशन। सो इसी तरह से अगर कोई डिग्रेडेशन हो रहा है, उसको एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी जो है वो एनवायरनमेंट के पास होनी चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, राइट। सो थर्ड पॉइंट है कि रीजन फॉर एनवायरनमेंट क्राइसिस। तो तीसरा पॉइंट ये है, पहला पॉइंट था कि पॉपुलेशन ज्यादा है, दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं कि रिसोर्सेज को हम प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, वेस्ट को हम प्रॉपर कहीं पे उसको सेट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी वो कम है एनवायरनमेंट के अंदर। तीसरा रीजन क्या है कि जो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन है और बोथ द रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के पास हैज एग्जॉस्टेड। तो यहाँ पे इंटेंसिव कैपेसिटी मतलब कि क्वालिटी वाइज कैपेसिटी, ठीक है, हमारे रिसोर्सेज के पास, और एक्सटेंसिव मतलब क्वांटिटी वाइज जो हमारी कैपेसिटी है, इन दोनों रिन्यूएबल या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के पास जो है वो क्या हो रही है, एक्सट्रैक्शन हो रही है। एक्सट्रैक्शन मतलब धीरे धीरे खत्म हो रही है, दीज आर एग्जॉस्टेड, तो वो एग्जॉस्ट होती जा रही है। सम ऑफ दीज वाइटल रिसोर्सेज एंड वी आर कंपेल्ड टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट। तो कई बार क्या होता है कि सम ऑफ दीज, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं जो वी आर कंपेल्ड टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट, जिसके ऊपर हमें ज्यादा कीमत लगानी पड़ती है, खर्चा ज्यादा करना पड़ता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गई एंड रिसर्च हो गई। तो टू एक्सप्लोर न्यू रिसोर्सेज, क्योंकि हमें नए रिसोर्सेज चाहिए जिसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का जो सहारा लेना पड़ता है। सो एडेड टू दीज आर द हेल्थ कॉस्ट ऑफ रिगार्डिंग एनवायरमेंट क्वालिटी। तो इसी वजह से क्या है, अगर इसको हम ऐड करते हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजी को हम लेके आते हैं, तो इससे क्या होता है, हेल्थ कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। डिग्रेडेड एनवायरमेंट क्वालिटी, तो यानी कि हमारा जो एनवायरमेंट है उसको हमें सेफ रखने के लिए जो उसकी केयर करनी पड़ती है वो खर्चा हमें बढ़ जाता है, ठीक है, इन चीजों को यूज करने से। सो
इससे क्या होता है कि अगर हमारा एनवायरनमेंट सही नहीं होगा तो एक तो डिक्लाइन इन एयर, ठीक है, हमारी हवा के ऊपर फर्क पड़ता है, वाटर क्वालिटी जो है हमारी खराब हो जाती है। सो परसेंटेज ऑफ वाटर इन इंडिया इज पोल्यूटेड, ज्यादातर पानी खराब हो जाता है जितना ज्यादा हम जो है उसको यूज करेंगे एनवायरनमेंट को। सो हैव रिजल्टेड, क्या फर्क पड़ता है, इज इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ द रेस्पिरेटरी एंड वाटर बोर्न डिजीजेज। तो इससे क्या होता है कि हमारा इंसिडेंस हो जाता है रेस्पिरेटरी का, और साथ में बहुत सारी बीमारियां जो है पानी के अंदर बहुत सारी डिजीजेज क्रिएट हो जाती हैं। सो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज ऑल्सो राइजिंग, और साथ में हमारा खर्चा भी बढ़ जाता है। एक तो हम टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्चा कर ही रहे हैं, रिसर्च के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, और साथ में ये हमारे हेल्थ कॉस्ट भी बढ़ा देता है। वो इस तरीके से बढ़ाता है क्योंकि इन चीजों से क्या होता है, डिग्रेडेशन होती है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसकी क्वालिटी को अच्छा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है। पानी भी खराब होता है, एयर भी पोल्यूटेड होती है, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर हो जाता है, हेल्थ इन द राइजिंग। तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ जो है वो क्रिएट हो जाती है और हमारा खर्चा बढ़ जाता है। टू मेक मैटर्स वर्स, ग्लोबल एनवायरमेंट इश्यूज सच एज द ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशंस also contribute to increase financial commitments for the government। और इसी के साथ क्या होता है बेटे कि हमारे जो खर्चे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ जाते हैं। एक तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता है, और सेकंड में ओजोन डिप्लीशन की वजह से गवर्नमेंट का खर्चा जो है वो बढ़ जाता है। Thus, it is clear that the opportunity cost of the negative environmental impact are high। तो opportunity cost जो है वो बढ़ जाती है, किस वजह से, ड्यू टू द नेगेटिव एनवायरमेंट इम्पैक्ट हमारे क्या हो रहे हैं, हाई हो रहे हैं। नेगेटिव एनवायरमेंट मतलब अभी हमने रीड किया है कि टेक्नोलॉजी हम लेके आएंगे तो भी हमारा जो है एयर पोल्यूटेड होगा, वाटर पोल्यूटेड होगा, राइट। तो उसकी वजह से क्या है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इफेक्टेड हो रहा है, नेगेटिव एनवायरनमेंट बन रहा है। और सेकेंडली हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, ज्यादा खर्चे कर रहे हैं। गवर्नमेंट को फाइनेंशियली जो है वो किसी न किसी क्राइसिस से गुजरना पड़ता है सिर्फ एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए। तो इट मीन्स क्या हो गया, नेगेटिव एनवायरनमेंट हमारा ज्यादा बढ़ रहा है, और इसी तरह से उसको क्या हमें झेलना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि एक को छोड़ के उस एक की तरफ ध्यान देते हुए किसी दूसरे को अगर हम सेक्रीफाइस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि हमें सहन करनी पड़ती है, राइट। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे बेटे कि हमारा जो रीजन क्या है एनवायरमेंट डिग्रेड होने का, ठीक है। सो बिफोर दिस फेनोमिनल इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड बिफोर कंट्रीज टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, अभी पॉपुलेशन ज्यादा बड़ी नहीं है, उससे पहले की बात कर रहे हैं, और इंडस्ट्रीज भी ज्यादा नहीं खुली हैं। उससे पहले का जो हमारा टाइम पीरियड था, द डिमांड फॉर एनवायरमेंट रिसोर्सेज एंड सर्विसेज वाज मच लेस देन देयर सप्लाई। तो उस टाइम पे क्या था, एनवायरमेंट कि जो हम रिसोर्सेज की डिमांड कर रहे थे, नेचुरल रिसोर्सेज की, वो हमारी डिमांड कम थी। हालांकि सप्लाई उसकी ज्यादा थी लेकिन हम कम डिमांड कर रहे थे। क्यों, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था उस टाइम इंडिया के अंदर। तो इसको देख के हमें समझ में आता है कि जो कि हमारा उस टाइम पीरियड के अंदर पूरे, हम खाली इंडिया में नहीं कहेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो उस टाइम कम था। तो इसका मतलब ये कि पोल्यूशन भी कम था, जब इंडस्ट्रीज नहीं है तो पोल्यूशन भी कम है, तो हमारे एनवायरनमेंट जो है इजिली एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के तौर पे जो है वो देख सकता था हमारे अर्थ को या हमारी इकोनॉमी को, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन के एनवायरनमेंट के अंदर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी थी। सो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन वाज लेस देन द रेट ऑफ रीजनरेशन। यानी कि हमारा जो था उस टाइम पीरियड के अंदर, अगर हम पहले की बात करते हैं जब इंडस्ट्री सेक्टर नहीं था, रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन मतलब रिसोर्सेज को यूज करना। तो एक तो होता है रिसोर्सेज कितने यूज कर रहे हैं उसकी रेशो, एक होता है कि रेशो हमारी कितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं या बन रहे हैं नहीं, या कितने की सप्लाई है, दैट इज कॉल्ड द रीजनरेशन। तो सप्लाई हमारी क्या थी उस टाइम ज्यादा थी, लेकिन जो एक्सट्रैक्शन हो रहा था, यूज हो रहा था उन रिसोर्सेज का, इट वाज लेस। तो अगर हमारे कम रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं तो एनवायरमेंट ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, पॉजिटिव। सो उस टाइम हमारे जो एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स थी डिड नॉट अराइज, ज्यादा अराइज होती ही नहीं थी, पैदा ही नहीं होती थी। बट अब क्या होता है, एट प्रेजेंट द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, एंड विद द एडवेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और साथ में इंडस्ट्रीज भी खुल गई है, उसका भी ज्यादा फैलाव हो गया है। टू मीट द ग्रोइंग नीड ऑफ द एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, सो इसके साथ क्या है, इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही हैं, किसके साथ साथ पॉपुलेशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो साथ में इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही हैं, तो ये चीजें चेंज हो रही हैं। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि डिमांड फॉर रिसोर्सेज फॉर बोथ प्रोडक्शन
एंड कंजम्पशन व्हेन बियॉन्ड द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्सेज। इसका हम मतलब ये कहते हैं कि सीधा सीधा कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं जिसको हम यूज कर रहे हैं, डिमांड हम उसकी कर रहे हैं प्रोडक्शन या कंजम्पशन के लिए, वो हमारे बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं, उनकी रेशो ज्यादा है। इट मीन्स डिमांड ज्यादा है, यूज ज्यादा है, और जो उनको बनाना है सप्लाई कम है, रीजनरेशन कम है, वो पैदा कम हो रहे हैं। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा क्रिएट नहीं हो रहे हैं, रीजनरेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनकी डिमांड ज्यादा हो रही है, राइट। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि द प्रेशर ऑफ द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट इंक्रीज ट्रेमेंडसली, यानी कि हमारी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, हम अब्जॉर्व करता है हमारा एनवायरमेंट इन चीजों को, तो वो उसकी कैपेसिटी भी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। तो अब जब ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा इंडस्ट्रीज है, तो एनवायरमेंट कैसा रहेगा हमारा, नेगेटिव, यानी कि सही नहीं रहता। सो दिस ट्रेंड्स कंटिन्यू इवन टुडे, तो आज भी वो चीजें चल रही हैं। दस व्हाट हैपन इन द रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप, तो अगर हम ये बात करें कि अब क्या इफेक्ट हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि रिवर्सल इफेक्ट है सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप का। पहले क्या था, जब हमारा पास्ट में हम बात करें, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं था ज्यादा, तो हम इस तरह से देखते थे कि सप्लाई हमारे पास ज्यादा थी लेकिन यूज कम था, ऐसा रिलेशन था। लेकिन अब ऑपोजिट हो गया है, अब डिमांड ज्यादा हो रही है लेकिन सप्लाई कम है, ठीक है। सो इस तरह का रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। एनवायरमेंट क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए ये रिलेशनशिप इनका डिसाइड होता है। इसके लिए क्वेश्चन भी बनता है कि रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना हो, तो आपको इस तरह से बताना पड़ेगा पास्ट को, और उसके बाद के टाइम को आपको कंपेयर करके बताना है कि कब हमारा पोल्यूशन जो था वो ज्यादा क्रिएट होता है और कब हमारा जो एनवायरमेंट सेफ था। बेटे एक टॉपिक हम छोटा सा और देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, लोअर टेम्परेचर, लोअर एटमॉस्फेयर एज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन ग्रीन हाउसेज गैसेज सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यानी कि ग्रीन वार्मिंग कैसे क्रिएट होती है कि ये लगातार बढ़ता जा रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज मतलब इंक्रीजिंग होता जा रहा है। धरती के ऊपर जो हमारा टेम्परेचर है बेटे वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे अर्थ की जो मेन सरफेस है जिसको हम लोअर एटमॉस्फेयर बोलते हैं, उसके ऊपर अगर गर्मी बढ़ती है, तापमान बढ़ता जाता है, वो किसकी वजह से, सिर्फ हमारी ग्रीन हाउसेस में जो गैसें हैं वो काफी इंक्रीज हो रही हैं। उन गैसेस के बढ़ने की वजह से जो है वो तापमान यानी कि टेम्परेचर जो है लोअर एटमॉस्फेयर पे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ये कब से होने लगा है, जब से इंडस्ट्रीज हम शुरुआत कर दी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर खुल गया है इस अर्थ के ऊपर, उसका रेवोल्यूशन हुआ है, तब से ये ग्रीन गैसेस जो है वो ज्यादा क्रिएट हो गई हैं। किस तरह की गैसेस जो है वो क्रिएट होती हैं, जैसे कि इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो जैसे कि गैसेस हम बात कर सकते हैं कि मैन मेड जो चीजें बनाता है उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ जाती है हवा के अंदर, तो एयर में, या फिर कुछ मीथेन गैसेस होती हैं, ठीक है, एंड अदर ग्रीन हाउसेस गैसेस। कौन कौन सी गैसेस, जैसे कि किस तरह से बनती है, जैसे फॉसिल फ्यूल अगर हम करते हैं तो उस फ्यूल की वजह से कुछ गैसेस जो है वो ग्रीन हाउसेस में क्रिएट हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी फैलता है, कुछ और गैसेस भी निकलती हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं, और उसमें जो है वो गैसेस की इंक्रीज हो जाने से क्या होता है, गर्मी बढ़ जाती है, तापमान बढ़ जाता है, उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और उसके अलावा डिफोरेस्टेशन की वजह से, जितने पेड़ हम काटेंगे तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का मेन पॉइंट था वो अगर हम कट कर देते हैं, डिफोरेस्टेशन क्या होता है कि पेड़ जो है वो उस चीज को खींचते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, अगर हम वो भी कट कर देते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में ही रह जाती है, यानी कि वहीं पे फैलती है, ठीक है। और वो क्या करती है, तापमान को इंक्रीज कर देता है लोअर एटमॉस्फेयर पे, और ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। तो ये कुछ रीजंस है। पहले हम मीनिंग बताएंगे कि रीजन क्या, यहाँ तक हमारा मीनिंग था, उसके बाद क्या रीजन है इसके बढ़ने के, तो हम यहाँ पे जो डिस्कस किया है गैसेस का पॉइंट, तो वो सारा रीजन है कि क्यों ये चीज बढ़ती है, ठीक है। एक तो हम डिफोरेस्टेशन करते हैं इसलिए बढ़ती है, सेकेंडली फॉसिल फ्यूल की वजह से क्या होता है, ग्रीन गैसेस बढ़ती है, और इसके बढ़ने से क्या होता है बेटे, ये टेम्परेचर जो है ना बढ़ता है लोअर एटमॉस्फेयर में, उसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, अगर आपको रीजन आता है इसका। सो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हम साथ में देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग का, कि सम ऑफ द लॉन्गर टर्म रिजल्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग आर मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस विद द रिजल्टिंग
राइज इन द सी लेवल एंड द कोस्टल फ्लडिंग, यानी कि कुछ ऐसे इस तरह के फैक्ट देखने को मिलते हैं कि जब ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा गर्मी क्रिएट हो जाती है तो उस टाइम क्या होती है, पोलर आइस यानी कि बर्फ जो है वो पिघलनी शुरू हो जाती है, मेल्ट होनी शुरू हो जाती है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि सी लेवल जो है बढ़ जाता है। और कभी कभी तो कोस्टल में मतलब फ्लड यानी कि पानी जो है वो हम कहते हैं बाढ़ भी आ जाती है उस जगह के ऊपर, ठीक है, और कोस्टल को खत्म कर देती है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज डिपेंडिंग ऑन द स्नो मेल्ट, तो कुछ एरिया ऐसे भी होते हैं जो कि मेल्ट होने वाले पानी के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, तो उनके बाद भी क्या हो जाता है, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उनके पास ही प्रॉपर पानी नहीं पहुंचता। ये इफेक्ट पड़ता है कई बार ग्लोबल वार्मिंग का। और एक्सटेंशन ऑफ द स्पीशीज एज इकोलॉजिकल नीचेस डिसअपियर, मीन्स कि जो हमारे इसका मतलब कि जो कुछ बहुत सारे ऐसे स्पीशीज होते हैं कि जो हमें कोस्टल पॉइंट के ऊपर देखने को मिलते हैं, अगर उसमें मतलब बाढ़ आ जाती है तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्पीशीज हैं जो कि हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए वो खत्म हो जाते हैं। मोर फ्रिक्वेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, और वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े तूफान भी आने शुरू हो जाते हैं। एंड एन इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ द ट्रॉपिकल डिजीज, और कई बार तो ऐसा होता है कि ट्रॉपिकल डिजीज जो है वो क्रिएट होनी शुरू हो जाते हैं। ट्रॉपिकल डिजीज का मतलब जो कि मच्छरों से होने वाली बीमारियां क्रिएट होती हैं वो बढ़ना जो है लाजमी हो जाता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से ये सारे फैक्ट जो है वो नजर आते हैं, वो बढ़ते हैं, जैसे कि मलेरिया, ठीक है, डेंगू और चिकनगुनिया, कुछ इस तरह की जो डिजीजेज हैं जिसको हम ट्रॉपिकल डिजीजेस का ही पार्ट गिनते हैं, ठीक है। तो ये इफेक्ट पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग का। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट आर द मेन इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, तो इस तरह से कुछ आप इफेक्ट्स हैं वो बता सकते हो, ठीक है। जैसे अभी हमने किया कि या तो बाढ़ आ सकती है कोस्टल पॉइंट के ऊपर, या और रिवर के अंदर पानी ज्यादा हो जाता है, राइज हो जाने से बाढ़ आती है। सेकेंडली क्या होता है कि पानी पीने के लिए नहीं मिलता कुछ लोगों को कुछ जगहों के ऊपर, और कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो कि हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, तूफान भी आता है, और उसी के साथ साथ क्या है, बहुत सारी बीमारियां भी क्रिएट होती हैं। तो बेटा ये था ग्लोबल वार्मिंग का शॉर्ट सा क्वेश्चन, अगर इसके ऊपर आता है तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। ओके बेटे।